Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Manjul Man. Today I am going to discuss a spot test for NEET 2023 which held on 22th March 2023, test number 6. Now we start physical chemistry questions from question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो इसमें कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन LNR। जैसे हमें एक ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्राफ किसका होगा, LNR वर्सेस 3 सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि स्लोप ऑफ दिस कर्व एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर अगर आप इसका देखिए, ये जब LNR और T का है तो ये निश्चित है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे आप फर्स्ट ऑर्डर का अगर एक्सप्रेशन लिखिए तो क्या लिखते हैं, T बराबर 2.303 कब लिखते हैं, जब ln नहीं लिखते हैं। अगर ln लिखना चाहते हैं, ln को अगर जनरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303, अदरवाइज क्या लिखेगा 1/k ln R0/RT, ये होता है। अगर आप ln के जगह लॉग लिखना चाहते हैं तो इसी को ऐसे लिखते हैं 2.303 YK log base 10 R0/RT। क्लियर। तो हमें चूंकि यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वो LNR वर्सेस टाइम है, तो LNR वर्सेस टाइम है, तो इसको तो अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको नहीं देख सकते। आप इसी को देखिए तो K इंटू T इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ln R0 माइनस ln RT, या R लिखिए। इसलिए ln RT इक्वल्स टू ln R0 माइनस K इंटू T। तो यहाँ पर C माइनस mx के फॉर्म में है, बाई इक्वल्स टू, तो बाई माइनस mx प्लस C, माइनस mx प्लस C, बाई बराबर mx का ऐसे होता है, a बाई बराबर mx का है। अगर माइनस mx तो ऐसे हो जाएगा, a बाई इक्वल्स टू माइनस mx, और माइनस mx प्लस c तो ऊपर से चला जाएगा, एक कर्व जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाई बराबर माइनस mx प्लस c, जो कहाँ से गुजरेगा, c से। अगर यहाँ स्लोप की बात करें तो m हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस पॉइंट से गुजरा है, खैर इस पॉइंट के बारे में हमें पूछा भी नहीं है। ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है कि रिएक्शन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का, और दूसरा एक ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और दूसरा अगर इसका स्लोप देखिए तो ये स्लोप बराबर tan थीटा इक्वल्स टू माइनस, इसके अनुसार देखिए तो k को आप इतना लिख सकते हैं माइनस k, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंड माइनस के, ऑर्डर फर्स्ट एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें पहला चॉइस करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, तो इसमें कहना चाह रहा है, यह ससन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करें कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स कोलाइडल सॉल आर मोर स्टेबल देन सस्पेंशन। सस्पेंशन आप जानते हैं कि पार्टिकल साइज जब बड़ा हो जाता है, जैसे अगर मिट्टी को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, घोल दीजिए, तो क्या होता है कुछ देर के बाद वो बैठ जाता है, मतलब नीचे पेंदी में सेटल्ड हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है। कहिए कि कोगुलेट क्या करने का मतलब, नीचे वाटर और जो पार्टिकल है वो दोनों सेपरेट हो गया। अगर सैंड को भी ऐसा कीजिएगा तो ऐसा, तो पार्टिकल साइज अगर 1000 नैनोमीटर से लेकर
1 नैनोमीटर के अगर बीच से बड़ा है या छोटा है तो उस छोटा है तब तो फिर आ जाएगा सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, और अगर बड़ा है तो उसके रेंज में आ जाएगा, सस्पेंशन के रेंज में। तो ये सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्व ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होता है। तो कोलाइडल सॉल्व क्या होगा, मोर स्टेबल देन सस्पेंशन। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्व स्टेबल नहीं होता तो आप जितने भी सिरप वगैरह देखते हैं तो वो क्या होता है, स्टेबल ही रहता है, उसमें सारे पार्टिकल मिक्स ही रहते हैं, ठीक है। अब जब पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेटलिंग डाउन हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 देखिए कि द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज on colloidal particles is largely responsible for providing a stability of colloidal solution. Yes, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर सिमिलर चार्ज और आइडेंटिकल इन शेप होगा, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज रहेगा, तभी एक दूसरे को आसानी से रिपेल करते रहेगा, और रिपेल करते रहेगा तो कभी वो मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी वो कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन में रहेगा, इस तरह से वो स्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है 9 में। ऑप्शन नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, क्या है, करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डच केवीआर शो। केवीआर कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस। मेटल डिफिशियंसी और मेटल एक्सेस नहीं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दिखलाता है, डी एंड एफ का, तो वो दोनों तो होगा नहीं। फ्रैंकल स्कॉटकी में आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कॉटकी ही है जो कि आयनिक कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ज्यादा डिफेक्ट केवीआर, तो केवीआर आयनिक कंपाउंड ही है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं के का, तो स्कॉटकी ही होगा। क्या होगा, स्कॉटकी। क्योंकि इसमें स्कॉटकी में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग होगा, डेंसिटी इसका कम जाता है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन मास क्या हो गया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन। चूंकि न्यूट्रलिटी को मेंटेन आयनिक कंपाउंड में इसलिए शो करता है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहता है, तो उस स्थिति में स्कॉटकी ही प्रॉपर चॉइस है। तो यहाँ पर फ्रैंकल नहीं, फ्रैंकल में क्या होता है कि इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाइड कर जाता है, जबकि स्कॉटकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों मिस करता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। जब भी आयनिक आएगा तो यही आंसर होना ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहना चाह रहा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 2.3 × 10⁻23 एटम्स। आप जानते हैं कि अगर n मोल है, n इक्वल्स टू W मोलर मास इक्वल्स टू V/22.4 लीटर एट STP, या आप जानते हैं N/Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इस तरह से निकालते हैं, और ये अगर मोल निकाल लिए तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 1 मोल का N नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जितना होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मोल। एक N नंबर ऑफ पार्टिकल मीन 6.022 × 10⁻23 के लिए। तो यहाँ पर तो हमें N भी दे रखा है और Na भी दे रखा है, तो इसके आधार पर, लेकिन हमें मोलर मास तब नहीं, ये फॉर्मूला भी आपको सुटेबल नहीं बैठेगा। इसके लिए आप ये देख लीजिए कि 2.3 × 10⁻22 एटम्स, यूनिटरी मेथड से इसको बना सकते हैं। एटम्स हैव मास 13.8 ग्राम, इसलिए 1 के लिए कितना हो जाएगा 13.8 और 2.3 × 10⁻22। और आप जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल के लिए जितना मास होगा वही उसका मोलर मास हो जाएगा या एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एक पार्टिकल के लिए आप देखिए तो यहाँ पर 13.8 2.3 × 10⁻23 क्रॉस
अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.022 क्रॉस 10⁻23। तो इसको आप A22 है, सॉरी A22 है, तो एक कट गया। अब यहाँ पर अगर इसको 6 ही मानकर चलिए तो 8 का 48, 4 18 19 20 21 22 के 2 बाकी 2 और 6 2 8, तो इतना हो जाएगा 828/2.3। तो A2 से तो 40 के लगभग में आना चाहिए। तो इसमें 340 का, हाँ तो यही आएगा 362, इतना आ जाएगा। लेकिन एक ग्राम में है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक एटम का एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एएमयू में होता है। एक एटम का मास अगर एएमयू में दे रखा है मींस एक एटम का मास, वो करस्पॉन्डिंग जैसे ऑक्सीजन के लिए पूछ दे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछ दे तो 16 एएमयू कहेंगे, ठीक है। और मोलर मास को एएमयू में कहे कि मॉलिक्यूल का मास कितना होगा तो 32 एएमयू। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास हमें कितना मिल जाएगा 362 एएमयू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एटम के ही रेस्पेक्ट में लिया है इसलिए एटॉमिक मास हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 2.6 मोलल aqueous solution of methyl alcohol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? तो मिथाइल अल्कोहल इस सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी दे रखा है, मोलालिटी इक्वल्स टू 2.6 स्मॉल m मोलल। तो हमें कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अब वन की बात कीजिएगा, फर्स्ट सॉल्यूट के लिए बात कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन वेट इन किलोग्राम, अगर ग्राम में करते हैं तो ऊपर 1000। इस तरह से मोलालिटी को डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट के लिए है, ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। अब अगर सॉल्वेंट में हम जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं N1 अपॉन कैपिटल W बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 और यहाँ 1000, ठीक है। तो ये वाटर का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, मतलब N1 बाई N2 हो जाएगा इंटू 55.5, चूंकि 100 अपॉन 18 बराबर 55.5। इसलिए आप लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू 2.6 अपॉन 55.5। क्लियर। तो हमें मोल फ्रैक्शन x1 निकालने का रहा है, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं 2.6 अपॉन 55.5 प्लस 2.6। तो कितना आ जाएगा 2.6 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 के एक बाकी है, 5 2 7 1 8 और 5 58 6 2 52। तो यहाँ पर 50 से तो कम होगा। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन, 50 से कम तो 44 पहला ही ऑप्शन है, 0.044 आएगा, निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने का रहता है। तो मोल फ्रैक्शन, और जब सॉल्वेंट के बारे में बोल रखा है कि एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर का मोलालिटी वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो 18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 25
25 नंबर क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप बोल सकते हैं या रेडॉक्स से भी बोल सकते हैं। रेडॉक्स में अंतिम में दे रखा है एनसीईआरटी में, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यूजिंग E0 वैल्यू ऑफ ए एंड बी प्रिडिक्ट विच इज द बेटर कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन। तो सरफेस ऑफ आयरन के लिए क्या कोटिंग है? सरफेस ऑफ आयरन सबका रेडॉक्स पोटेंशियल दे रखा है। तो आप देखिए कि आयरन का रेडॉक्स पोटेंशियल E0 आयरन 2+2 ये दे रखा -0.44 वोल्ट। E0 A2 माइनस A2 प्लस A इक्वल टू -2.37 वोल्ट, और E0 B2 प्लस से V दे रखा है 0.14 वोल्ट। सबका माइनस में है, लेकिन अब इससे जो ज्यादा माइनस रहेगा वही आयरन को कोटिंग, आयरन के सरफेस पर कोटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एंड वी प्रिडिक्ट बेटर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। चूंकि आप देखिए ए जितना माइनस, इससे ज्यादा माइनस है, तो ये रिवर्स रिएक्शन होना पसंद करेगा, मतलब ए से A2 माइनस, लेकिन इसको रिवर्स नहीं होने देगा, मतलब Fe से Fe2 प्लस नहीं होने देगा। मतलब Fe से अगर Fe2 प्लस होता है प्लस 2E माइनस, तो यहाँ पर E0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 0.44। ठीक है, और ए माइनस में है, तो माइनस में है तो ए अगर उल्टा होता है ए से A2 प्लस 2E माइनस, तो यहाँ पर E0 डैश है, इसका वैल्यू है 2.37। तो ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ए रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा आयरन के रेस्पेक्ट में। जब ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो वो क्या चाहेगा कि इसके कोटिंग अगर इसके सरफेस पर रहती है, इसको नहीं इस फॉर्म में कन्वर्ट होने देगा, बल्कि ये खुद अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो इसलिए कोटिंग के लिए सुटेबल कौन होगा? जो आयरन के रेस्पेक्ट में ज्यादा निगेटिव में है। तो यहाँ पर ऑप्शन मतलब ए आना चाहिए, ए से हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, कोटिंग करने के लिए, प्रिवेंट कोरोजन के लिए आप ए से कोटिंग कीजिए, कोरोजन नहीं होगा। अब है 29 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम कंडक्टेंस। मैक्सिमम कंडक्टेंस कौन सो करेगा? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा। अगर ये चारों चॉइस में देखिए तो फर्स्ट चॉइस ही सबसे ज्यादा है, चूंकि काउंटर आयंस इसमें Cl3 मतलब 3 Cl माइनस है, तो CrNH3 होल 6 Cl3, तो 3 क्लोराइड का और बाकी एक कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स है। तो अब इसमें देखिए कि दूसरा चॉइस में तो एक ही, मतलब वो टूटेगा ही नहीं, और तीसरा चॉइस में 2 आयन बनेगा और इसमें 3 आयन बनेगा चौथा चॉइस में। जैसे अब इसका फर्स्ट चॉइस ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से है Cl3, तो ये टूटेगा तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आएगा NH3 के होल 6 3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस, तो सब मिला के 4 आयन, 4 आयन्स। जबकि अदर चॉइस में देखिएगा तो मैक्सिमम 3 आयन्स तक 4 चॉइस में है, तो इसलिए ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 29 के बाद 30 आता है। 30 नंबर में क्वेश्चन में देखिए द वेट ऑफ मैग्नीशियम, रेशियो ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम डिपॉजिटेड यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट। 30 नंबर में सेम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब आई सेम है दोनों के लिए, मतलब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के लिए, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी I1 बराबर आई है और इसके लिए भी I2 बराबर आई है। आप गौर कीजिए कि फ्राडे सेकंड लॉ से अगर देखते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के कंबाइंड फॉर्म में, तो यहाँ पर मोलर मास अपॉन N इंटू एफ I इंटू टी करते हैं। तो I कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया। अब वेट हमको निकालना है, तो मोलर मास तो डिफरेंट है, N डिफरेंट है,
तो ये दोनों डिफरेंट है, बाकी सब कांस्टेंट ही है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि W1 बाई W2, मतलब W1 मीन्स W मैग्नीशियम अपॉन W एल्युमिनियम, तो क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम वटा मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम गुने N एल्युमिनियम अपॉन N मैग्नीशियम। तो कितना आ जाएगा मोलर मास मैग्नीशियम का 24 अपॉन 27 3 अपॉन 2। ये एल्युमिनियम का एन फैक्टर क्या होता है 3 और इसका 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 9। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 अपॉन 3। तो 4 अपॉन 3 के रेशियो में बेड डिपॉजिट होगा। तो बेड डिपॉजिट 4/3 के रेशियो में, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर only for physical process, only for chemical process, for both physical and chemical process, none of these. For both physical and chemical process दोनों के लिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। केमिकल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में और वो क्या रहता है स्टैटिक। लेकिन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो फिजिकल और केमिकल दोनों। फिजिकल ऐसे भी वाटर से, अगर वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बनते हैं तो यहाँ पर भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर भी स्टेब्लिश तो करता है। तो दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बिकॉज ऑफ रियल गैस का प्रेशर P रियल इज लेस देन P आइडियल। ठीक है, तो P रियल इज लेस देन P आइडियल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉलिजन। नहीं, कॉलिजन कोई विशेष, इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर भाव, इंक्रीज इन कॉलिजन की बात भी है। तो अगर वो ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा तब ना, तो इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये तो सही लग रहा है। फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है, लेकिन वो वॉल्यूम करेक्शन के लिए आता है। तो प्रेशर करेक्शन के लिए जब भी आता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है। वंडरवाल इक्वेशन आप देखे होंगे कि P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन वी इक्वल टू NRT। तो ये क्या होता है, एन स्क्वायर भी जो आप लाते हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए आता है। तो इंटरमोलिकुलर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो इसमें चॉइस क्या हो जाएगा 2। तो आइडियल का कम प्रेशर होने का मूल वजह है कि इंटरेक्शन इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 40 सेक्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 इन फिजिकल केमिस्ट्री। 40 नंबर क्वेश्चन में करा है कि फॉर अ रिएक्शन A प्लस B गोज टू प्रोडक्ट P, द रेट इज गिवन बाई, इसमें रेट दे रखा है कि रेट एक्सप्रेशन के अनुसार KAB स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अगर A लार्ज एक्सेस में, तो इसका कंसंट्रेशन का कोई मायने नहीं रहेगा, ये मिलकर एक कांस्टेंट बना देगा। K इंटू बी K डैश इंटू बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, K डैश इंटू बी स्क्वायर सूडो में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
पावर 2। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो चॉइस कौन सा करेक्ट है? चॉइस नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेस जिसका भी कंसंट्रेशन दे दे, मीन्स उसके जो कंसंट्रेशन है, बाद के कंसंट्रेशन पर रेट के समय में, रिएक्शन के समय में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसे एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मेनली डिपेंड कर गया किस पे? बी पर। तो बी पर डिपेंड किया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर बी स्क्वायर है, इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अ मॉलिक्यूल इज अ बल्क ऑफ लिक्विड, in the bulk of liquid experiences equal intermolecular forces from all sides. Yes, अगर वाटर में आप लेते हैं, ये वाटर की बात कीजिए, तो इसमें चारों तरफ से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगर बल्क के अंदर लें, ये बल्क है, ये सरफेस है, ठीक है, तो बल्क में तो इक्वल फोर्सेज लगते हैं, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। यस, तभी तो वाटर ड्रॉपलेट, जो बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप होते हैं, वो स्फेरिकल इन शेप हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, मिनिमाइज सरफेस एरिया। अब कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑन लिक्विड सरफेस हैव लेस एनर्जी देन द बल्क। नहीं, सरफेस पर एनर्जी होता है वो हाई एनर्जी होता है बल्क के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर कम एनर्जी होता है, यहाँ ज्यादा एनर्जी होता है मॉलिक्यूल को, तभी तो स्केप कर जाता है। तो जब ज्यादा एनर्जी होता है, अनसिमेट्रिकल फोर्स लगने के कारण, चूंकि नीचे तो लग रहा है इसको फोर्स, लेकिन ऊपर से इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल फोर्स लगने तो एनर्जी इसका ज्यादा हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल फोर्स, स्टेबिलिटी कम गया, स्टेबिलिटी तो स्केपिंग पावर बढ़ गया। और ऐसे भी देखते हैं वाटर को कुछ दिन रख देते हैं तो क्या होता है, इवोपरेट कर जाता है। तो अगर एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगा तो इवोपरेट कैसे करेगा? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, जैसा कि इसमें दिया है। तो इसमें इसका 3rd ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, चूंकि यहाँ पर कह दिया लेस, हायर हायर होता तो करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ लेस का दिया तो इनकरेक्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें चौथा 43 में चौथा चॉइस था कि लिक्विड टेंड्स टू राइज इन कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस। यस, सरफेस टेंशन के कारण ही कैपिलरी में एयर राइज करता है, इस टेंशन के कारण ऊपर की ओर इसको खींचता है और ये ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो नहीं, इसमें तो जब अपर मिनिस्कस होगा तब ये ऐसे होता है, सॉरी, यहाँ से ऐसे खींचता है और ये ऐसे खींचता है, तो अल्टीमेटली ऊपर की ओर जाता है लिक्विड, जैसे मरकरी ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ऐसे भी सरफेस टेंशन के कारण ही डाउन जाता है या अप जाता है। ठीक है, और कैपिलरी में तो अपवर्ड मूव करता ही है, ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन। भले ही मिनिस्कस का बात अलग है कि इसमें कॉन्वेक्स होता है मरकरी में, और उसमें क्या होता है, कॉन्केव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 4th and 3rd बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इच। तो ये 4th and 3rd बोर ऑर्बिट डिस्टेंस डिफरेंस, ठीक है, ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस की बात है तो आप जानते हैं कि R बराबर R0 n²/z। अगर हीलियम है तो Z बराबर 2 हो जाएगा, और ये n तो 4th और 3 के आधार पर देखेंगे। तो R4 की बात करें तो यहाँ पर R0 53 पिकोमीटर हम जानते हैं, और n4² और R3 की बात करें तो यहाँ पर 53 पिकोमीटर इंटू 3² अगर दोनों को घटा दें, R4 माइनस R3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 53 तो कॉमन है, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12।
ठीक है, 10⁻⁻12 में आ जाएगा और अपॉन 2 भी रह जाएगा और यहाँ पर 16 माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 753 मल्टीप्लाइड बाई 7 916 और यहाँ 10⁻12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 27 21 के 1 बाकी 2, अब 7 बचे 35 36 37 अपॉन 2 उन्हें 10 के पावर माइनस, तो ये 1.5 क्रॉस 10⁻10 के लगभग आएगा। इतना है 1.85 आएगा, सॉरी हाँ 37 ना है 1.85 आ जाएगा। 10 के पढ़ते ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चूंकि 18 दूनी 36 एकदम एग्जैक्टली आ गया, तो ये करीब करीब क्या 1.85 आएगा, यहाँ आएगा 10⁻10 मीटर। ठीक है, हाँ मीटर में था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन में करा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन। केपी फॉर द रिएक्शन, तो कोई भी जनरल रिएक्शन अगर देखिए तो ऐसे होता है केपी बराबर एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन, मतलब डेल्टा एन का मतलब एनपी माइनस एनआर। अगर इस रिएक्शन को देखिए कि केपी फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है 2SO, 2 गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और यहाँ पर बना रहा है 2SO3 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, इसलिए के यूनिट ऑफ केपी हो जाएगा, यूनिट ऑफ केपी इक्वल टू एटमॉस्फेयर के पावर -1। तो ऑप्शन कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर 4, ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में करा है कि इंसुलेटिंग टेंडेंसी ऑफ प्योर वाटर इज ड्यू टू, इंसुलेटिंग टेंडेंसी प्योर वाटर का किसके कारण होता है। तो अगर वाटर को देखें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। 10⁻7 में इसका अगर टूटता भी है तो 10⁻7 में H+ और OH- का कंसंट्रेशन हम लेकर चलते हैं, तो ऑलमोस्ट टोटली अनआयनाइजेबल आप बोल सकते हैं, अनआयनाइज्ड, क्योंकि इट इज न्यूट्रल बोलना उचित नहीं है, टूटता तो है, इलेक्ट्रोलाइट तो होता ही है, रिडली डिकम्पोज्ड नहीं। इंसुलेटिंग नेचर का मूल कारण है कि टोटली अनआयनाइज्ड, मतलब यहाँ पर टोटली अनआयोनाइज्ड। ऐसे टूटता भी है तो 10 के पावर -7 में। अब अनआयोनाइज्ड का मतलब कि आप कह सकते हैं कि आयनाइज ही नहीं होता है, तो आयनाइज नहीं होगा। और दूसरा इसका मूल कारण है कि टेंडेंसी, इंसुलेटिंग टेंडेंसी, डाइलेक्ट्रिक पावर भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका 80 के राउंड में होता है। तो इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो अनआयोनाइज्ड होगा तो आयंस रहेगा ही नहीं, और आयंस नहीं रहेगा तो इंसुलेटिंग कैरेक्टर रखेगा। अगर थोड़ा सा भी टूटेगा, न्यूट्रल भी कहते हैं, तो उसमें कैटायन और एनायन की बात आ जाती है, लेकिन इसमें हम आयन की कोई ना लाएं। अब इतना 10 के पावर -7 तो बहुत ज्यादा कम टूटा, तो उस आधार से भी ऐसे आप कह दें कि अनआयोनाइज्ड होता है तो हमें एक इंसुलेटिंग कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आयन नहीं रहेगा तो इंसुलेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आयन रहेगा तो मूवमेंट तो होगा, अब जब कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है, तो इस कारण से ऑप्शन 3 इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है कि ऑलमोस्ट टोटली अनआयनाइज्ड, ऑलमोस्ट टोटली अनआयनाइज्ड। इस तरह से आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन हो गया स्पॉट टेस्ट का, और आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, नीट को क्वालिफाई कीजिए और अच्छा रैंक लाइए। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। थैंक यू।